हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर। पार्ट 2 पॉलिटी। जो लोग पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके पहले लिंक्स को क्लिक करके आप पार्ट 1 को पहले देख लीजिए। तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी पार्ट 2 वेस्ट बंगाल बोर्ड 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एमसीक्यू का आंसर और डिटेल्स। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। Question 8. Who presides over the joint sitting of both the houses of parliament? Who presides over the joint sitting of both houses of the parliament? चलिए नोट्स को पढ़ते हैं और इसके बाद इसके आंसर को ढूंढेंगे हम लोग। तो ऑप्शन तो कम से कम पढ़ लेते हैं पहले। चलिए, जब हमारा ज्वाइंट सिटिंग होता है ना लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन होता है? तो पहला है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चौथा है प्राइम मिनिस्टर। अगेन प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रेसिडेंट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे तो और बेस्ट होता। सो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड द प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट कर देते हैं नंबर डी में। शायद गलत आंसर, उन्हें ऑप्शन गलत हो गया। तो चलिए यहाँ पे कुछ नोट्स है, उस नोट्स को थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 108। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है, 108, उस 108 आर्टिकल के अनुसार केवल प्रेसिडेंट के पास में ये अधिकार है, कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर को एक साथ बैठाकर एक जॉइंट सेशन चलाया जा सके। अंडरस्टूड? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जॉइंट सीटिंग जो है ना वो बुला सकता है। तो आर्टिकल 108 के अंडर में जो है ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ठीक है। नाउ हु इज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर? लोकसभा और राज्यसभा जो है जब जॉइंट सिटिंग होगा तो कौन बैठेगा? तो याद रखिए, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में रखा जाता है। किसी कारणवश यदि वो एब्सेंस है तो डेप्यूटी स्पीकर जो है ना, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। कब? जब लोकसभा का स्पीकर किसी कारणवश नहीं आया तो। अंडरस्टूड? यदि मान चलिए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यदि मान लो कि ये भी नहीं आया और ये भी एब्सेंस हो गया, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो 3 ऑप्शन हो गए। बोला गया है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा स्पीकर, चौथा प्रेसिडेंट। तो आपका सही आंसर होगा स्पीकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। स्लाइड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर। इन वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव इज। थोड़ा वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में मैंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करके लेके आया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा, आप उससे उसका आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले वो लोग जो लोग इस वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं, इसके पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए। और यदि आप पार्ट 1 को नहीं भी देखें तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन फिर भी इस वीडियो का पार्ट 1 आप देख के और अपने अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो क्वेश्चन छूट गया है आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो ये रहा वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम यहाँ पे है। ये
वेस्ट बंगाल के कोलकाता में बीबीडी बाग, विनय बादल दिनेश, बीबीडी बाग एरिया में ये लोकेटेड है। यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट में जो टोटल जो एमएलए की जो संख्या है वो है 294। ठीक है, यदि हम बात करें कि ये यूनिकैमरल कैसे हो गया, क्योंकि बाईकैमरल था पहले, तो बोला गया कि 1969 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उस रेजोल्यूशन के तहत में यहाँ का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको हटा दिया गया और इंडिया में जो पार्लियामेंट्री जो पास लॉ है उसके हिसाब से ही काम किया गया। एक कानून बनाया गया 1969 में, एक लॉ बन गया और काउंसिल को टोटली एबोलिश कर दिया गया। और ये जो कानून है ये लागू कब से हो गया? 1 अगस्त को लागू हो गया। 1 अगस्त को ये लागू हो गया 1969 से। तो इसका करेक्ट आंसर की ओर यदि हम बात करें तो 294 इज़ द करेक्ट आंसर। इन वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? MLA की बात कर रहा हूँ। जो MLA का जो इलेक्शन होता है उसमें 294 MLA की टोटल 294 MLA होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ये है 10 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? छोटा सा नोट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारे ऑप्शन को यदि मैंने देखा तो रियलाइज़ किया मैंने कि इसमें जो ऑप्शन है वो प्रेजेंट सिनेरियो से मैच नहीं करता है। इसलिए नहीं मैच करता है क्योंकि जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया होगा तो उस समय इसी में से कोई एक आंसर रहा होगा, लेकिन एट प्रेजेंट इसका 33 आंसर है। आज का डेट यदि मैं बात करूं, जिस डेट पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये डेट आज का है 9 अप्रैल 2023। इस डेट पे 1 चीफ जस्टिस एंड 33 जजेस इंक्लूडिंग है ये चीफ जस्टिस, टोटल 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 और आपसे पूछा जा रहा है लोक अदालत वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। बड़ा कन्फ्यूजन था जब मैं इसका नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, बड़ा कन्फ्यूजन था। अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से अलग अलग आंसर है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसका करेक्ट आंसर 85 ही आ रहा है। बोला गया द फर्स्ट लोक अदालत वेयर हेल्ड इन गुजरात इन 1982 एंड इन चेन्नई 1986। ओके, अब बताइए 1982 में जब फर्स्ट था तो 1986 में कैसे होगा? भाई स्टेट स्पेसिफिक है माय डियर, स्टेट स्पेसिफिक। नेट में कंफ्यूजन होता है ना पढ़ने, छोटा सा वर्ड। भाई गुजरात स्पेसिफिक पूछ रहा है ना, गुजरात में 1982 में सबसे पहले और चेन्नई में 1986 में पहले। अंडरस्टूड? द लोक अदालत वाज हेल्ड इन दिल्ली इन अक्टूबर 1985। ये जो हुआ था ये उसकी बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। लोक अदालत हैव बीन गिवन द स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। बहुत लोगों को पता नहीं होगा स्टैट्यूटरी क्या होता है। कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कारण बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है, लेकिन कुछ पार्लियामेंट ने कुछ लॉ पास करके कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जिसे हम लोग स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोनों का आंसर मैं दे चुका हूं और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होता है गांव का, उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, सभापति। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ पंचायत समिति, तो सभापति। नेक्स्ट, द चीफ गवर्नमेंट ऑफ द स्मॉल सिटीज़ आर मैनेज बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, दोनों ही क्वेश्चन जब मैं स्टडी कर रहा था आप लोग के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये दोनों क्वेश्चन। देखिए, एक तो हम लोगों को पता है कि जो रूरल एरियाज़ होता है और जो अर्बन एरियाज़ होता है ना, गांव की बात करें और सिटीज़ की बात करें, रूरल एरियाज़ और सिटी मतलब अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया। तो रूरल एरियाज़ में हम लोगों को पता है कि जो रूरल एरियाज़ होता है वहाँ पे पंचायती सिस्टम काम करता है। सिटी में जो है ना म्यूनसिपैलिटी काम करता है। कौन काम करता है? म्यूनसिपैलिटी काम। यहाँ पे सिटीज़ मेंशन है, चाहे स्मॉल सिटीज़, बिग सिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करता है। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन अर्बन एरियाज। याद रखिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही पार्ट है। कुछ स्मॉल पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए मैंने साइड में लिख के रखा है।
द समिति इज इलेक्टेड फॉर 5 years. कौन सी समिति? पंचायत समिति. द समिति इज इलेक्टेड फॉर 5 years. कौन सी समिति? पंचायत समिति. एंड इज हेडेड बाय द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति. Okay. Next, one Sarpanch Samiti supervises the other Gram Panchayats. Understood? It acts as a coordinating body between district Panchayat and Gram Panchayat. Next, every meeting of the Gram Panchayat shall be presided over by the president of the village Panchayat, or in his absence, the vice president, or in the absence of the both of them, by the convener of the Gram Sabha. कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एज ए नोट्स मैंने इंक्लूड किया है. अब आगे बढ़ते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, द नेशनल इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ द नेशनल वैल्यू. हु सेड दिस? बहुत लोगों को ये क्वेश्चन जो है सुन के ही थोड़ा अजीब सा लगता है कि जोसेफ फ्रैंकलिन का मैंने साइड में फ़ोटो डाला है. थोड़ा ज़रूर नेट में इसके बारे में पढ़िएगा. नेशनल इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ द नेशनल वैल्यू. क्या लगता है आपको? नेशनल इंटरेस्ट बिना नेशनल वैल्यू के बनेगा? है ना. इसलिए जोसेफ फ्रैंकलिन ये लाइन जो है ना सोच समझ के बोले थे कि नेशनल इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ द नेशनल वैल्यू. जोसेफ फ्रैंकलिन ने बोला था. बगल में मैंने उनका फ़ोटो चिपका के रखा है. Who is the author of the book Politics Among Nations? Politics Among Nation बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. इनके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए. हैंस जे मॉर्गेंथ्यू एज द फादर ऑफ द रियलिस्टिक थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. हैंस मॉर्गेंथ्यू consistently argued that international politics is governed by the competitive and conflictual nature of humankind. Professor and Politics, University of Southampton and England, 1963 से 78 तक. Author of the important book क्या लिखा है? The Making of the Foreign Policy and Other. इनका important book है, ये भी आप याद करके रख सकते हैं. Treaty of Westphalia was signed in the year 1648. थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों लोग के लिए ये नया हो सकता है. कुछ क्वेश्चंस जैसे कि स्टेट बोर्ड में या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम की बात करो तो यहाँ पे वेस्टफैलिया के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है. ट्रीटी कब हुआ था? 1648 में हुआ था. क्या है ये? बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए, द पीस ऑफ वेस्टफैलिया कॉन्क्लूडेड इन 1648 इन मुंतशर जर्मनी एंडेड द 30 years war. इम्पॉर्टेंट है ना, 30 years war which started with the anti-Habsburg revolt in Bohemia in 1618 but became an entanglement of the different conflicts concerning the constitution of the Holy Roman Empire, religion and the state system of Europe. Next question के लिए बात करें, the book Spirit of the Law was published in the year 1750. क्या है? 1750 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा चेक करने की चीज़ है. द स्पिरिट ऑफ द लॉ फर्स्ट पब्लिश इन 1750 is a detailed treatise on the structures and theory of government by the French politician philosopher Baron de Montesquieu. The spirit of the law was written by Montesquieu in 1748, in which he has given his theory of separation of power within the state. So is the correct answer is, देखिए बुक को लिखा कब गया था? 1748. पब्लिश हुआ है 1950 में. माय डियर, रिटन जो वर्ड है इसके साथ पब्लिश जो डेट, पब्लिश जो वर्ड है, दोनों को ही याद रखिए. बुक रिटन कब गया, पब्लिश कब हुआ, दो अलग अलग इवेंट है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द लोएस्ट हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कॉल्ड. क्या लिखा गया इसका आंसर? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसका करेक्ट आंसर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सपोर्टर ऑफ बाइकैमरलिज्म. J.S. मिल, बगल में मैंने फोटो लगाया है. J.S. मिल बहुत फेमस है,
हिस्ट्री में भी इनका नाम आपसे पूछ लिया जाता है हिस्ट्री के जीके क्वेश्चन में। जॉन स्टुअर्ट मिल was an English philosopher, politicians and economic member of the parliament and the civil servant। ठीक है, तो चलिए बाइकैमरलिज्म के सपोर्टर कौन थे? जे.एस. मिल। अरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो लोअर हाउस है उसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द लीडर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे बताइए? द लीडर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो ये होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट हाउस ऑफ द, अच्छा ये तो हो गया, शायद क्लिकिंग में गड़बड़ हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा था द लीडर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। पता है आपको जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है यूनियन काउंसिल का, अंडरस्टूड? यूनियन काउंसिल का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इन द मैटर ऑफ फाइनेंस हु हैज़ बीन गिवन ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस? इन द मैटर ऑफ फाइनेंस हु हैज़ गिवन ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस? यदि हम लोग फाइनेंस की जब बात करते हैं ना, फाइनेंस, तो सोचिए कि ये बात किसका कर रहा है भाई? रुपया पैसा का जो मैटर है इसमें लोकसभा पावरफुल है ना राज्यसभा पावरफुल है? आप बोलो, लोकसभा पावरफुल है ना राज्यसभा पावरफुल है? पैसे के मामले में लोकसभा जो है ना पावरफुल है ना। ऐसे भी आपसे पूछा जाता है मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? ओनली इन द लोकसभा, पता है ना। तो इससे पता चलता है द राज्यसभा शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर, ठीक है, जिसमें 230 है डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव एंड 12 क्या है आपका नॉमिनेटेड। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा हैज़ अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250। राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना है? राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज, द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज, तो 6 साल का टेन्योर होता है। राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं कितने साल के लिए? बोलिए, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 6 ईयर्स के लिए वो लोग चुने जाते हैं। तो ये रहा इस वीडियो का अंत। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के मैंने पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो हमारा काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। और यदि किसी को क्वेरी है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है स्क्रीन पे लिखा हुआ 9007026188। फॉर एनी क्वेरी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं दीपक सर बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू।